नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों के विश्लेषण के कार्यक्रम सुनिए सच में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप गोदी मीडिया और विशाल कारपोरेट मीडिया के मुकाबले स्वतंत्र पत्रकारिता का साथ दीजिए, उसकी ताकत बनिए। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में आपका आर्थिक योगदान ऐसे नाजुक समय में स्वतंत्र पत्रकारिता को बहुत मजबूती प्रदान करेगा। भुगतान के लिए हमने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सुनिए सच। और सुनिए सच में सबसे पहले आज की खास खबरों पर एक नज़र। विकास के एनकाउंटर पर उठे सवाल, पुलिस के दावे को झुठलाते सबूत। दुबे की मौत से दफन हो जाएंगे कौन से सच, किनको होगा फायदा। योगी की एनकाउंटर पॉलिसी से यूपी में कम नहीं हुआ गुंडा राज। लोकतंत्र में जनता क्यों ऑन द स्पॉट न्याय चाहने लगी है। पूर्व सैन्य अधिकारियों की पीएम को चिट्ठी, सरकार बताए सच। खास खबरों पर नज़र डालने के बाद आइए अब सिलसिला शुरू करते हैं बड़ी खबरों के विश्लेषण का, विस्तार से उनके गहराई से अध्ययन का। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर, गैंगस्टर विकास दुबे कथित मुठभेड़ में मारा गया है। उसके कई साथी मुठभेड़ में पहले ही मारे जा चुके हैं। पुलिस का कहना है कि उज्जैन में गिरफ्तार हुए उत्तर प्रदेश के गैंगस्टर को कानपुर ले जाने के दौरान रास्ते में गाड़ी पलट गई थी, जिसके बाद विकास दुबे ने पुलिस से हथियार छीनकर भागने की कोशिश की। इस दौरान मुठभेड़ में विकास दुबे मारा गया। हालांकि पुलिस की इस कहानी पर कोई भरोसा नहीं कर रहा है। एनकाउंटर के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। मीडिया में आ रही खबरों के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस जब विकास को ला रही थी तो उसके काफिले के साथ चल रही पत्रकारों की गाड़ियों को रास्ते में ही रोक दिया गया। सवाल नहीं उठते अगर विकास का एनकाउंटर नहीं होता। पुलिस ने मीडिया को रोक दिया और उसके बाद विकास का एनकाउंटर हो गया। उत्तर प्रदेश पुलिस पूरे काफिले के साथ विकास को ला रही थी। ऐसे में जिस गाड़ी में विकास को लाया जा रहा था उसी गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ, और एक्सीडेंट के पीछे जो काफिले में गाड़ियां चल रही थीं वो क्यों, उनका एक्सीडेंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये सारी गाड़ियां अच्छी खासी रफ्तार में चल रही होती हैं, उनमें आपस में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं होती है। क्या पुलिस इस पूरी घटना का कोई साक्ष्य मीडिया और जनता के सामने लाएगी? इसके अलावा जो सवाल हैं वो ये हैं कि उत्तर प्रदेश के मोस्ट वांटेड के हाथों में पुलिस ने हथकड़ियाँ क्यों नहीं पहनाई थीं, और क्या पुलिस कर्मियों से पिस्टल इतनी आसानी से छीनी जा सकती है? पुलिस ने विकास को घेर कर पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की? और अंत में सवाल ये है कि जिस अपराधी ने खुद सरेंडर कर दिया हो वो इतने सारे पुलिसकर्मियों से घिरे होने के बाद आखिर क्यों भागेगा? सवाल ढेर सारे हैं। और जब ऐसे समय में जब पहले से ही आशंका जाहिर की जा रही हो कि विकास दुबे का एनकाउंटर हो सकता है, विकास दुबे का एनकाउंटर कर दिया जाएगा, यानी आप देखिए कि इस घटना के एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दाखिल की गई थी इसी मकसद से कि विकास दुबे का एनकाउंटर ना हो जाए। पूरी दुनिया को लग रहा था कि विकास दुबे का एनकाउंटर होगा। ये एनकाउंटर पहले भी हो गया होता अगर पुलिस की पकड़ में विकास दुबे आ गया होता। जब वो कानपुर से भागा था, फरीदाबाद गया था, फरीदाबाद से उज्जैन गया, वहाँ उसने सरेंडर किया। तो इस बीच में पुलिस ने 5 उसके साथियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। अब ये एनकाउंटर थे या मार डाला गया था वो भी प्रश्नों के घेरे में है। तो पुलिस की पूरी हरकतें, पूरी कार्रवाई शक के घेरे में है। जिस तरह से वो दावा कर रही है कि विकास दुबे को जब अस्पताल ले जाया गया तब वहाँ डेथ हो गई, लेकिन अस्पताल कह रहा है कि उसकी डेथ पहले ही हो चुकी थी, पहले ही वो मर चुका था। विकास दुबे को सीने पर 3 गोलियां लगी हैं। पीछे से भागते हुए किसी भी अपराधी को पीछे से गोलियां लगेंगी, सीने पे 3 गोलियां नहीं लगेंगी, और जिसको 3 गोलियां सीने में लगेंगी वो वहीं ऑन द स्पॉट मर जाएगा, उसको अस्पताल ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और भी सवाल हैं, मसलन ये कि विकास के पैर में रॉड डली थी, वो लंगड़ा कर चलता था। आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि वो पुलिस वालों, और हट्टा कट्टा था वो थोड़ा सा हैवी बिल्ड का था, इसलिए कोई
विश्वास नहीं कर रहा है कि वो पुलिस वालों को धक्का देकर, चकमा देकर इतनी तेज़ी से भाग निकला कि पुलिस वाले उसे पकड़ नहीं पाए। पिस्टल भी उसने छुड़ा ली और उस पर फायरिंग भी करने लगा पुलिस पर। तो ये बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो बता रहे हैं कि ये जो पुलिस की कहानी है वो सच नहीं है। ये फर्जी एनकाउंटर का जो सिलसिला उत्तर प्रदेश में चल रहा है उसी का हिस्सा है और ये बहुत ही दुखद और कहना चाहिए कि आपत्तिजनक बात है कि स्टेट की पुलिस इस तरह से अपराधियों को मार रही है बिना उनकी न्यायिक प्रक्रिया के तहत उनकी सुनवाई हुए, न्यायिक फैसले के बगैर। तो एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स जिसको कहते हैं वो है और ये एक स्टेट टेररिज्म का एक रूप है, सरकारी आतंकवाद का रूप है, जिसमें सरकार जिसको जब चाहे जहां एनकाउंटर करके ख़त्म कर देती है। ये गुजरात मॉडल है जिसमें गुजरात में भी इसी तरह की चीज़ें होती रही हैं। प्रदेश में कई हिस्सों में इस तरह के एनकाउंटर्स हुए हैं, महाराष्ट्र में हुए हैं, छत्तीसगढ़ में हुए हैं, आंध्र प्रदेश में हुए हैं, बहुत जगह इस तरह के एनकाउंटर हुए हैं, लेकिन गुजरात में कुछ ज़्यादा ही हुए हैं। और अब ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश भी गुजरात मॉडल पर यही काम कर रहा है। तो बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। दावे जो उत्तर प्रदेश की सरकार करती रही उसके बारे में बात करेंगे। किस तरह से एनकाउंटर संस्कृति उत्तर प्रदेश में पनपी है, फल फूल रही है, हम उसके बारे में बात करेंगे। और आइए अब अगली खबर लेते हैं। सोशल मीडिया से लेकर तमाम मीडिया पर मुठभेड़ को लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि अपराधी का अंत हो गया, अपराध और उसको संरक्षण देने वाले लोगों का क्या होगा। तो सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव लिख रहे हैं, दरअसल ये कार नहीं पलटी है, राज खुलने से सरकार पलटने से बचाई गई है। इसके साथ ही कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सवाल उठाए हैं। रणदीप सुरजेवाले ने पूछा है कि अगर उसे भागना ही था तो उसने फिर उज्जैन जाकर सरेंडर क्यों किया। चार्टर्ड प्लेन की जगह विकास दुबे को सड़क मार्ग से क्यों लाया गया। पहले विकास दुबे को एसटीएफ की सफारी गाड़ी में देखा गया था, फिर उसे महिंद्रा TUV 300 में कैसे शिफ्ट कर दिया गया। विकास दुबे की टांग में लोहे की रॉड होने के कारण वो लंगड़ा कर चलता था, फिर वो यकायक भाग कैसे गया। विकास दुबे भाग रहा था तो पुलिस की गोली पीठ पर लगने के बजाय छाती पर कैसे लगी। मीडिया कर्मियों की गाड़ी के गिरने के निशान क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं। मीडिया कर्मियों को गाड़ी के गिरने के निशान क्यों नज़र नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा उनकी पार्टी की मांग है कि विकास दुबे के सरगनाओं को बेनकाब करके ही 8 शहीद पुलिसकर्मियों को असली न्याय दिया जा सकता है। वहीं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट किया है कि मरे हुए आदमी कोई कहानी नहीं सुनाते हैं, डेड बॉडी कभी बताती नहीं कि सच क्या था। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने लिखा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, ये पता लगाना आवश्यक है कि विकास दुबे ने मध्य प्रदेश के उज्जैन महाकाल मंदिर को सरेंडर के लिए क्यों चुना। मध्य प्रदेश के कौन से प्रभावशाली व्यक्ति के भरोसे वो यहाँ उत्तर प्रदेश पुलिस के एनकाउंटर से बचने के लिए आया था। तो आप देखिए कि हर तरफ से सवाल उठ रहे हैं। राजनीतिकरण होना लाजमी है। जब इस तरह की कोई घटना होती है, इस तरह से बिल्कुल खुलेआम दिन दहाड़े इस तरह से अगर फेक एनकाउंटर होता है या एनकाउंटर होता है तो सवाल उठते हैं और सवाल बहुत सारे उठ रहे हैं, क्योंकि पुलिस की कहानी में तरह तरह के झोल हैं, तरह तरह की कमज़ोरियां हैं जो शुरुआती उसके रिएक्शन में ही समझ में आ गई। जो उसने उसकी मौत के बारे में जो प्रेस विज्ञप्ति जारी की है उसी में कई तरह के झोल हैं। तो ये कई सवाल अब उठ रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसको मारा जाना बहुत सारे लोगों के इंटरेस्ट में था। वो लोग जो इसका फ़ायदा उठा रहे थे, वो जिसके राजनीतिक आका थे, पुलिस वाले जो खार खाए बैठे थे, बदला लेने की ताक में थे, क्योंकि 8 पुलिसकर्मियों की इसने हत्या कर दी थी। बहुत सारे इसके जो तथ्य हैं उनके मुंह भी बंद हो गए हैं। बहुत सारे सच अब खुलकर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि सच बताने वालों को मार डाला गया है। पहले 5 लोगों को मारा गया, अब विकास दुबे को भी मार डाला गया है। तो वो सच अब दफन हो जाएगा। इस सच को दफनाने के लिए ही क्या ये एनकाउंटर किया गया था, ये सबसे बड़ा सवाल है। अपराधी तो बच गया, लेकिन अपराधी को संरक्षण देने वाले लोग भी बच गए हैं इससे। और अपराधी को संरक्षण किन
हलकों से कैसे मिल रहा था, इसके बारे में आप तमाम तरह की रिपोर्टें पढ़ते रहे हैं। दुबे ने खुद ही कहा था कि 2 विधायकों का नाम भी लिया था उन्होंने, और इसके अलावा ये भी खबरें थीं कि वो बीजेपी में शामिल होने जा रहा था। तो बहुत सारी ऐसी इन्फॉर्मेशंस हैं जिसको दबाने के लिए इस तरह की ज़रूरत उत्तर प्रदेश की सरकार को और पुलिस को आन पड़ी होगी, और ये निशाना बनाया गया है। अगली खबर लेते हैं जो इसी प्रकरण से जुड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में राज्य की कमान संभाली थी। उसके बाद से ही उन्होंने राज्य में ठोक देंगे परंपरा की शुरुआत की। इसमें अपराधियों को सीधे गोली मारने को ज़्यादा तवज्जो दी गई, बजाय इसके कि उसको अदालत से न्याय मिले या अदालती प्रक्रिया के ज़रिए सज़ा मिले। योगी ने आते ही कहा कि उनके प्रदेश में अपराधियों के लिए 2 ही जगह हैं, जेल या यमराज के पास। लेकिन उसके बाद भी राज्य में कानून व्यवस्था और बदतर हुई है। दिसंबर में रिलीज़ किए गए आंकड़ों के अनुसार यूपी पुलिस ने 5178 हिंसक झड़पें की हैं, जिनमें से 103 अपराधियों की मौत हो गई और 1859 लोग इनमें घायल भी हुए हैं। आंकड़े रिलीज़ करते वक्त पुलिस ने कहा था कि जंगल राज भूत की बात है, यानी अतीत की बात है। हालांकि ठोक देंगे ऑपरेशन के तहत कई फर्जी एनकाउंटर पर करके वाहवाही भी लूटने की कोशिश की गई। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की जानकारी के अनुसार साल 2019 के आखिर तक यूपी देश में दूसरे स्थान पर था जहां फेक एनकाउंटर की सबसे ज़्यादा शिकायतें आई थी। उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर करने की 39 शिकायतें दर्ज की गई थी, जबकि आंध्र प्रदेश शीर्ष पर था। इतनी ठाएँ के बाद भी यूपी में कानून व्यवस्था बदतर होती चली गई। 2019 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही कहा था कि 3000 एनकाउंटर यूपी की पुलिस कर चुकी है और 60 हिस्ट्री शीटरों को मार गिराया गया है। तो उनके इस बयान से ही साफ है, उन्होंने ही कहा था ठोक देंगे। ये मुख्यमंत्री की भाषा थी और ठोकने का मतलब मार डालना था। तो ये जो माहौल बना है उत्तर प्रदेश में, जिस तरह का, ये सरकारी आतंकवाद का एक रूप है, जिसमें सरकार कानून के रास्ते नहीं चल रही, कानून का राज उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये एक तरह का निरंकुश राज है जिसमें पुलिसिया तंत्र काम कर रहा है सरकार के इशारों पर, और उसने इस तरह की व्यवस्था बना दी है जिसमें कानून के दरवाजे खटखटाने की ज़रूरत नहीं है। आप ही इंसाफ कर दो, आप ही तय कर दो कि ये अपराधी है और आप ही सज़ा दे दो। तो इस तरह के माहौल में हम ये कह सकते हैं कि न लोकतंत्र बसता है, न संविधान बसता है, और जाहिर है कि ये एक जंगल राज का ही एक रूप है जो हम उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं। न केवल इस स्तर पर, बल्कि हमने ये भी देखा है कि CAA के ख़िलाफ़ प्रदर्शनकारियों के साथ किस तरह से सलूक कर रही है सरकार। उन्हें फ़र्ज़ी आरोपों में गिरफ़्तार कर रही है, उनकी पिटाई की गई है, उनका हरासमेंट हो रहा है। तो जो भी विरोध में है, जो भी सरकार को माफ़िक नहीं लगता है अपनी राजनीति के, उसको वो निशाना बना रही है और उनकी हत्याएं भी हो रही हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। तो उत्तर प्रदेश में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा चल रहा है जो कि न्याय के सिद्धांत के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है और संविधान के खिलाफ है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप अपनी राय, अपने विचार कमेंट बॉक्स में दर्ज कराते हुए चल रहे होंगे। हमें उनका इंतज़ार रहता है, हम उन्हें गंभीरता से लेते हैं, उनको पढ़ते हैं, उन पर विचार करते हैं और जो भी कदम ज़रूरी होते हैं वो उठाते हैं। तो अपनी टिप्पणी ज़रूर देते चलें। अगली खबर लेते हैं। हम लोग पिछले कुछ साल से देख रहे हैं कि जनता में एक प्रवृत्ति बहुत बढ़ गई है, और वो प्रवृत्ति ये है कि वो तुरंत न्याय चाहती है, तुरंत न्याय मांगने लगी है। वो किसी भी एनकाउंटर पर ताली बजाने लगती है। जनता को लगता है कि अदालतों के फेरे में पड़कर समय बर्बाद होता है। इसीलिए हैदराबाद में बलात्कार के 4 आरोपियों को पुलिस द्वारा सीधे गोली मार देने के बाद देश में कई जगह खुशी का माहौल देखा गया था और हैदराबाद में तो पुलिस पर फूल वर्षा भी की गई थी। और अब विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद भी बहुत सारे लोग हैं, यहाँ तक कि मीडिया में जर्नलिस्ट, बड़े बड़े जर्नलिस्ट इस तरह की बातें कर रहे हैं कि ठीक हुआ, खुशी का इजहार कर रहे हैं। असल में विकास दुबे के एनकाउंटर से व्याप्त खुशी इस बात की ओर इशारा करती है कि हमने अपनी न्यायिक और जांच प्रक्रिया को कितना कमज़ोर कर दिया है कि लोगों का भरोसा उठ गया है। अब लोग बड़ी आसानी से फैसला ऑन द स्पॉट को जायज़ ठहराने लगे हैं। शायद इसकी वजह लोगों का कानून पर
भरोसा उठ जाना है। यहाँ पर दिल्ली के निर्भया कांड का भी उल्लेख किया जा सकता है, जिसमें कानून के सहारे अपराधियों ने कैसे इंसाफ का तमाशा बना दिया था। लेकिन भले ही लोगों को खुशी इस बात की तस्दीक है कि उनका विश्वास न्याय प्रक्रिया में नहीं है, लेकिन सिस्टम से बाहर समाधान अंततः एक खतरनाक स्थिति की ओर ले जाता है। क्योंकि अगर पुलिस ही न्याय देने लगी तो फिर कानून का राज नहीं, पुलिसिया राज होगा और लोगों को कानून से भय नहीं लगेगा, पुलिस से भय लगेगा और फिर न जाने कितने बेगुनाहों का एनकाउंटर कर दिया जाएगा। शायद उसमें वो लोग भी हो सकते हैं जो कभी किसी दूसरे के एनकाउंटर पर खुश हो रहे होते हैं। तो आमतौर पर हम उसको गंभीरता से नहीं लेते हैं। बहुत सारे लोग इस चीज़ को नहीं समझते हैं कि इस तरह से एनकाउंटर को, पुलिस के इस तरह की हरकतों को जायज़ ठहराना ये पूरे सिस्टम को तोड़ने जैसा, ये शॉर्टकट है जो बहुत तरह के सिस्टम में बुराइयां पैदा करता है। पुलिस हम जानते हैं कि करप्ट भी है और राजनीति और सत्ता के हाथों में खेलती भी रहती है, उनके इशारों पर काम करती है। तो एक तरह से वो गैंग बन जाएगी, एक माफिया बन जाएगी जो सरकार या राजनीतिक दलों के लिए उपयोग का काम करेगी, उसके हितों के लिए काम करेगी, जनहित में काम नहीं करेगी। वैसे भी अभी कम करती है, लेकिन धीरे धीरे अगर ये प्रवृत्ति बढ़ी तो वो और भी ज़्यादा इस तरह से एक हथियार, एक औजार बन के रह जाएगी राजनीति का। और जो भी थोड़ा नियंत्रण अभी कानून की वजह से होता है वो नहीं रहेगा। कानून का राज होना ये पहली शर्त है लोकतंत्र के बने रहने का। लेकिन इस तरह की जब प्रवृत्ति होती है तो एक निरंकुश शासन की स्थापना हो जाती है। एक तानाशाही प्रवृत्ति के लोग या गुट या एक राजनीतिक दल उस तरह से काम करने लगता है, जो हम उत्तर प्रदेश में देख भी रहे हैं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी हम इसके नज़ारे देख रहे हैं कि किस तरह से लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाईपास करके सरकारें काम कर रही हैं। तो दरअसल दिक्कत ये है कि हमारे देश में लोकतंत्र की साक्षरता नहीं, लोगों को समझ नहीं है, उन्हें पढ़ाया नहीं गया कि आखिरकार लोकतंत्र है क्या, संविधान हमारा क्या कहता है, राइट टू लिबर्टी, राइट टू फ्रीडम क्या है, और ये सबके लिए समान है, चाहे वो अपराधी ही क्यों ना हो, और न्याय का अधिकार भी सबके लिए है। इसीलिए ज़रूरी है कि न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही दंड दिया जाए। ये दंड देने का अधिकार किसी पुलिस वाले को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि वो उसका दुरुपयोग कभी भी कर सकता है, किसी भी तरह से कर सकता है, किसी के लिए भी कर सकता है, और ये हम बार बार होता देख रहे हैं। इसलिए इस पर खुश होने की ज़रूरत नहीं है, इस पर चिंता करने की ज़रूरत है कि कैसे हम अपनी जो न्याय प्रक्रिया है उसको दुरुस्त करें, कैसे इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस को ठीक करें, कैसे पुलिस रिफॉर्म किया जाए ताकि जो राजनीति का हस्तक्षेप है उसको कम किया जा सके और पुलिस ज़्यादा स्वतंत्र और निष्पक्ष ढंग से काम कर सके। इसी तरह से न्याय प्रक्रिया को कैसे बेहतर बनाया जाए। अगर हम उस तरफ ध्यान देने की बजाय ये शॉर्टकट अपनाएंगे तो इसके बहुत सारे दुष्परिणाम हमारे समाज को भुगतने पड़ेंगे। और अब आज की अंतिम खबर लेते हैं। 140 से अधिक पूर्व सैन्य अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में चीन द्वारा की गई घुसपैठ के बारे में जवाब देने की मांग की गई है। इसके साथ ही चिट्ठी में 15 जून को गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प के लिए राजनीतिक, सामाजिक और सैन्य स्तर की नाकामी को जिम्मेदार ठहराया गया है। इस चिट्ठी में पीएम मोदी के उस बयान का भी ख़ास तौर पर उल्लेख किया गया है जिसमें उन्होंने भारतीय सीमा में किसी भी घुसपैठ की बात से इनकार ही कर दिया था। चिट्ठी में कहा गया है कि अस्पष्ट, मौखिक और विरोधाभासी बयान का चीन ने फ़ायदा उठाया है। चिट्ठी में कहा गया है कि गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प एक या अनेक जगह पर राजनीतिक नेतृत्व, सामाजिक और मिलिट्री नेतृत्व की नाकामी हो सकती है। चिट्ठी में देश की खुफिया व्यवस्था को फिर से अपग्रेड करने की मांग भी की गई है। तो इस पूरे चीन और के साथ जो सीमा विवाद हमारा चल रहा है उसमें जिस तरह से सरकार की लापरवाहियाँ हुई हैं, सरकार की और सेना की और राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व के स्तर पर जिस तरह से लापरवाहियाँ हुई हैं, चूक हुई है, और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने भ्रामक बयान दिए हैं, उनसे जो स्थिति पैदा हुई और उसका फ़ायदा चीन ने उठाया, खुल्लम खुल्ला उठाया कि हमने तो घुसपैठ की ही नहीं है, ये तो प्रधानमंत्री खुद स्वीकार कर रहे हैं भारत के, तो उसका फ़ायदा उसने उठाया है। तो ये सारी चूक हैं जिस पर स्पष्टीकरण सरकार की तरफ से अभी नहीं आया है। ना प्रधानमंत्री कुछ बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री तो चीन का नाम लेने से ही कतराते हैं, घबराते हैं, जो भी है। तो ये एक बड़ी ही दुखद स्थिति है। और इतने सारे अगर
पूर्व सैन्य अधिकारी चिंता कर रहे हैं, चिट्ठी लिख रहे हैं, तो उस पर सरकार को और राष्ट्रपति को उस पर तवज्जो देनी चाहिए। और अब आज की बुलेटिन ख़त्म करने से पहले कोरोना के बारे में जो ताज़ा तरीन जानकारी है वो आपको दे देते हैं। देश में एक दिन में 26,000 से अधिक मामले संक्रमण के आए हैं। देश में ये संक्रमितों का आंकड़ा करीब 8 लाख तक पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में आज रात 10 बजे से 3 दिन तक का लॉकडाउन लगा दिया गया है और दुनिया में संक्रमितों का आंकड़ा 1,22,00,000 से अधिक हो गया है। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबरें और उनका विश्लेषण। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। आप इस बुलेटिन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। मैं कल फिर हाजिर होऊंगा कल की बड़ी खबरों के साथ, उनके विश्लेषण के लिए। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।